नमस्ते दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। सर, ये जो कंस्पिरेसी थियरी है मून को लेके कि वहाँ वो मैन मेड मिशन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाली मिशन एक्चुअली हुई नहीं थी और स्टैनली क्यूब्रिक ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया है। आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में पढ़ा है। तो पहले ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कंस्पिरेसी थियरी के बारे में। फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी राय क्या है वो कंस्पिरेसी थियरी को लेकर, और फिर ये पूछना चाहूँगा कि इफ़ यू डोंट अग्री विद इट, कि आप ये मानते हो कि मैन एक्चुअली वेंट टू द मून, तो फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज के ज़माने में हम लोगों को वहाँ क्यों नहीं भेजते? गुड क्वेश्चंस। सो सबसे पहले कंस्पिरेसी थियरी क्या है? कंस्पिरेसी थियरी ये है कि ये मून लैंडिंग्स कभी हुए ही नहीं। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, बज़ ऑल्ड्रिन गया था, और जो अलग अलग लोग गए थे वहाँ पर, वो सिर्फ फोटोशूट्स थे अर्थ के ऊपर ही। जो वीडियोस थे वो भी इन्होंने विद स्पेशल इफेक्ट्स बनाए हॉलीवुड में। ऐसा कंस्पिरेसी थियरी है। और कुछ ये लोग एविडेंस दिखाते कि ऐसा है, ये शैडो गलत है, कुछ तो ऑफ है उसमें। आई थिंक वो डस्ट को दिखाते हैं कि जब उनके पैर जमीन पर गिरे तो वो डस्ट एकदम अर्थ स्टाइल में ऊपर जाता है। एंड इफ इट वाज ऑन द मून इट वुड गो डाउन एट अ डिफरेंट स्पीड, एट अ डिफरेंट रेट। हाँ, तो ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स देते हैं लोग और ऐसा बोलते हैं कि ये मून लैंडिंग्स कभी हुए ही नहीं थे। तो ये कंस्पिरेसी थियरी है। मैं ये पूछता हूँ कि हम जानते हैं कि अमेरिका ने 1960s में अपना पूरा जो नेशनल जीडीपी है उसका 3-4% नासा में डाल दिया। इतना सारा पैसा उन्होंने बहुत वर्षों तक हर वर्ष इन्वेस्ट किया स्पेस एजेंसी में। इन्होंने रॉकेट्स बनाए, हमने देखे कितने सारे रॉकेट के टेस्ट उन्होंने किए, जो काफ़ी सारे एक्सप्लोड हो गए, फेल हुए, कुछ लोग मर भी गए उसमें, हम जानते हो मरे। और फिर इवेंचुअली उन्होंने ये सैटर्न 5 रॉकेट बनाया जिसका टेस्ट हुआ, वो स्पेस में डेफिनेटली गया, सब जानते हैं, हजारों लोगों ने देखा है। तो फिर एक आदमी बैठा के भेज दो यार, क्यों नहीं भेजेंगे? सारी कैपेबिलिटी आपने बना ली है, इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड, तो फिर क्यों फिर भेजा नहीं होगा इंसानों को वहां तक? इट मेक्स नो सेंस। और दूसरी बात है कि हमारे चंद्रयान ने वहां फोटो निकाले हैं उनके अपोलो लैंडर के, और उन्होंने वहां पर कुछ रिफ्लेक्टिव मिरर्स डाले हैं मून के ऊपर, जिसके ऑफ वी कैन बाउंस लेजर लाइट ऑफ दैट दोज मिरर्स टू एस्टैब्लिश द प्रिसाइज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, क्योंकि लाइट का भी एक स्पीड है। सो वहां से हमें रिफ्लेक्शन मिलता है। सो ये सब एविडेंस है जो दिखाता है कि मून लैंडिंग्स हुए हैं। आई एम 99.9% श्योर मून लैंडिंग्स हुए हैं। 0.1% एज अ साइंटिस्ट आई हैव टू कीप सम स्केप्टिसिज्म, बट मोस्ट लाइकली मून लैंडिंग्स हुए। इट मेक्स नो सेंस कि मून लैंडिंग्स नहीं हुए होंगे। तो आज के ज़माने में साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स को वहां तक क्यों नहीं भेजा जाता है? तो ये जो मून लैंडिंग हुआ था, इट वाज पार्ट ऑफ द स्पेस रेस। स्पेस रेस का कोई साइंटिफिक पर्पस नहीं था, इसका जियोपॉलिटिकल पर्पस था। और ईगो, जियोपॉलिटिक्स एट द बिगेस्ट लेवल, इट्स ऑल अ मेजरिंग कंटेस्ट, यू नो। सो क्या था कि सबसे पहला स्पेस लॉन्च सैटेलाइट का यूएसएसआर ने किया था, स्पुतनिक। और ये स्पुतनिक एवरी 90 मिनट्स और सो एक ऑर्बिट मारता था अर्थ का, और ये बीप 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 करता था, रेडियो ट्रांसमिशंस। और अमेरिकन्स डर गए कि इन्होंने वहाँ ये स्पेस क्राफ्ट भेज दिया, कल न्यूक्लियर वेपन्स भेजेंगे वहाँ पे, और वहाँ से ऊपर से हमें डालेंगे हमारे ऊपर। देन दे गॉट इन्वॉल्व इन दिस। उनके पास नासा के नाजी साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने अपना स्पेस प्रोग्राम बनाया। फिर स्पेस रेस शुरू हुआ, कौन सबसे पहले मून पहुंचेगा विथ अनमाइंड रॉकेट्स। कितने सारे, आई थिंक लेस देन 20% ऑफ द मिशंस वर सक्सेसफुल। बहुत सारे फेलियर्स हुए। सो दोनों देश इसमें ये स्पर्धा कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे कि किसका टेक्नोलॉजी एडवांस होगा, बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट एक्चुअली सर्वाइवल। अगर ऊपर से न्यूक्लियर थ्रेट है तो क्या करेंगे हम? सो बोथ वर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। फिर आई थिंक यूएसएसआर ने सबसे पहला मनुष्य भी भेजा, यूरी गागारिन, बिफोर द यूएस। इसमें भी यूएस पीछे रह गया। फिर ये नेशनल प्राइड की बात हो जाती है, आपको वोट नहीं मिलेंगे भाई आप पीछे रह गए तो फिर ये चलता रहा, ये आगे बढ़ा, यू डू आई विल डू, और धीरे धीरे फिर ये मून रेस तक पहुंच गया। सो इट वाज अ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। और इसका एक दूसरा भी कारण है कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी बनाते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, नॉट ओनली इन स्पेस बट ऑल्सो इन मिलिट्री। मिलिट्री एंड स्पेस गो हैंड इन हैंड। अगर आप रॉकेट बनाते हो, यू कैन यूज दैट एज अ बैलिस्टिक मिसाइल ऑल्सो, सेम टेक्नोलॉजी। यू कैन यूज डिफरेंट फ्यूल्स एंड ऑल, प्रिंसिपल्स वही है। और सो इट हैज मिलिट्री एप्लीकेशन, इट इज ऑल ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, ड्यूअल पर्पज टेक्नोलॉजी। सो बोथ कंट्रीज इसमें
स्पर्धा कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे, और मून लैंडिंग्स का कारण यही था कि कौन सबसे पहले ये करेगा, कौन आगे बढ़ जाएगा. और इवेंचुअली द यूएस won the space race. The USSR was not able to send people to moon. तो इसका कारण ये था. फिर यूएसएसआर पीछे बढ़ गया, यूएस बहुत आगे बढ़ गया. फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करना है, तो फिर उन्होंने ह्यूमन बींग्स को वहां पर जाना बंद कर दिया, वहां भेजना बंद कर दिया. अब जाकर वापस नया स्पेस रेस शुरू हो रहा है, द ग्रेट मून रश. क्योंकि अब मून पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही है, मिनरल्स मिल रहे हैं, और अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है टू गो देयर रिलायबली. अब हमारा कंप्यूटिंग पावर बहुत बढ़ गया है, एआई हमारे पास है विच कैन मेक श्योर कि अगर आप रिमोट कंट्रोल भी नहीं कर पाते तो भी अपने आप से वो बैठ जाएगा, लैंड हो जाएगा ठीक से, एंड सो ऑन. सो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है टू हैव लॉन्ग टर्म सेटलमेंट्स ऑन द मून. तो आज 3 देश इस स्पर्धा में है, यूएस, चाइना एंड रशिया. भारत थोड़ा पीछे है. हमने चंद्रयान 1 किया तो चला, चंद्रयान 2 2019 में किया. मैं टाइम्स नाउ पर पूरी रात भर जागा हुआ था. आई वाज डूइंग लाइव द थिंग टेलीकास्ट. उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा लैंडर सक्सेसफुली लैंड नहीं हुआ फॉर वॉट एवर रीजन, फॉर जियोपॉलिटिकल रीजंस. हाँ, हमारा ऑर्बिटर चल रहा है, लैंडर उतर रहा था, लास्ट मिनट पे उल्टा हो गया. सो लेट्स नॉट गो देयर, बट ओके. सो भारत इस स्पर्धा में अभी थोड़ा पीछे है. अभी चंद्रयान 3 कब हो रहा है भाई, मैं पूछना चाहूंगा. वी कुड हैव डन इट इन 6 months, लेकिन पता नहीं बीच में कोविड आ गया, बीच में फाइनेंशियल बजट का कुछ आया होगा, व्हाटएवर. अगर हम बजट देते हैं हमारे साइंटिस्ट को, नेक्स्ट वीक को भेज देंगे लैंडर को. हमें वी हैव टू मेक श्योर हम पीछे नहीं हो जाते इसमें, क्योंकि एक बार टेरिटोरियल क्लेम्स हो जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे. सो इंडिया मस्ट मेक श्योर कि हमारा स्पेस प्रोग्राम भी इक्वली आगे बढ़ता रहे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये टेक्नोलॉजी हम इसके बहुत सारे अच्छे मिलिट्री एप्लीकेशंस भी है, हमारे इकोनॉमी को भी बढ़ा सकते हैं. बहुत कुछ इसके ऑफ शूट होते हैं, स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज. सो वी नीड टू इंश्योर वी डोंट फॉल बैक इन स्पेस, बट वी हैव सम ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड. कितने पैसे चाहिए इसरो को अकॉर्डिंग टू यू? नासा, मुझे एग्जैक्टली नासा का बजट पता नहीं, चाइना का बजट पता नहीं है. अगर आप चाइना के बजट का हाफ भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इट विल बी ग्रेट. इट विल बी मच मोर देन व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ. मुझे एग्जैक्टली अभी फिगर्स याद नहीं है इसरो का कितना बजट है. अगर मैं डीआरडीओ की बात करूं, 1958 में, ये थोड़ा अलग मैं बोल रहा हूँ लेकिन सिमिलर. 1958 में 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ, डीआरडीओ एंड डार्पा. डार्पा यूएस में है, डीआरडीओ इंडिया में है. दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, कटिंग एज. आज दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जितना भी साल हुए हैं, दोनों का बजट बहुत सिमिलर है. डीआरडीओ का बजट कुछ $2 बिलियन के आसपास होगा, डार्पा का कुछ $3-4 बिलियन होगा. सो नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस. लेकिन डार्पा ने जो टेक्नोलॉजीज डेवलप की है, दीज आर इनक्रेडिबली फ्यूचरिस्टिक एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज. डीआरडीओ इज नॉट डूइंग बैडली, बट इट इज नॉट एट दैट लेवल. अभी आप थोड़ा और देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे तो डार्पा के कितने एम्प्लॉयज है? 150. सबके सब साइंटिस्ट है. 150. डीआरडीओ में 20-25 हज़ार एम्प्लॉयज है, जिसमें एटलीस्ट 20,000 नॉन साइंटिस्ट है. तो सारा बजट वहीं जा रहा है, नॉन साइंटिफिक एक्टिविटीज में. सो वी हैव टू रीस्ट्रक्चर अवर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस. ऑल द मनी शुड बी स्पेंट ओनली फॉर साइंस. आप बजट कम भी दो, लेकिन साइंस में, साइंटिफिक रिसर्च में इसको यूज करो, सैलरीज में यूज मत करो. आपको 20,000 नॉन साइंटिफिक स्टाफ की क्या जरूरत है भाई? उतने ही, उससे ज्यादा बजट में सिर्फ 150 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं. सोचिए एक पर हेड कितना उनके पास पैसा होगा, तो कितना ज्यादा वो लोग डेवलप कर सकेंगे. जिन फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशंस के बारे में आप बात कर रहे हो, कुछ बता सकते हो? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी. क्या होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी? आपके पास प्लेन है, फाइटर प्लेन उड़ता है, रेडार में दिखता ही नहीं भाई. ये स्टेल्थ हो गया. और जब इन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप की और उन्होंने कहा आर्मी को, एयरफोर्स को, कि ये हमने डेवलप किया है, तो यूएस एयरफोर्स ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए. क्या है, आप क्या कर रहे हो? लेकिन आई थिंक पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसको पुश किया, एंड दैट्स व्हाई द यूएस हैज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टुडे. वाओ. सो ये एक सिंपल एग्जांपल है. दूसरा है ARPANET, which became the internet. Internet was developed by DARPA. और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. The most futuristic cutting edge technology. कुछ तो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में आज भी हम नहीं जानेंगे, क्योंकि ये क्लासिफाइड प्रोग्राम्स है. बट आई एम जस्ट गिविंग यू 2 एग्जांपल्स. इंटरनेट इटसेल्फ
वहाँ से आया है, डारपा से। और भी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे, सो मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं है। आई थिंक बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फाइटर प्लेन्स भी डेवलप किए उन्होंने, जैसे कि स्कंक वर्क्स नाम का उनका एक डिवीजन है, जिससे SR-71 ब्लैकबर्ड निकला। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स विद डारपा, बट इट्स डेफिनेटली एसोसिएटेड विद दैट। सो द मोस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी यू कैन इमेजिन comes out of DARPA from that research. हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? We can do it. अरे भाई, यूएस में सबसे अच्छे साइंटिस्ट भारतीय मूल के होते हैं। हम क्यों नहीं उनको यहाँ पर रिटेन करते? Give them the best salaries in the world and develop the. अभी क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है, तो वो यूएस जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, उन्हें भारतीय प्रोफेसर सिखाते हैं। उनका एजुकेशन भी इंडियन से ही मिलता है उनको, क्योंकि आधा एकेडमिक सिस्टम इंडियन से भरा है। तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस। इस तरह की साइंटिफिक एजुकेशन आप कंटेंट में डाल सकते हो, वीडियोस में कर सकते हो। कर सकते हैं। माइट बी अ सॉल्यूशन। लेट्स सी। वो भी हमारी भाषा में, तमिल में, हिंदी में। क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में अगर आप कुछ सुनेंगे तो आप अच्छे से सीखेंगे। आप फॉरेन भाषा में सीखेंगे। हमारे लिए अभी इंग्लिश एक अपनी लैंग्वेज जैसी होगी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बच्चों को अपनी मातृभाषा में अगर आप एजुकेशन देंगे तो सबसे अच्छा इम्पैक्ट उसका वही होगा। जो हमारी फॉरेन जनता है ना, NRI जनता, ये बात सुनिए कि अगर आपको देश के लिए कुछ करना है, खुद की भाषा में जो चीज़ें आप वहाँ सीख रहे हो, कंटेंट बनाओ उन चीज़ों को लेकर। You'll be helping the nation's scientific movement in some ways. Yeah. DRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।